सबसे पहले बेटा हम लोग ये समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, तो पहले आपको बताए थे किसी भी बॉडी को आप किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हैं। जैसे ये बॉडी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो कोई इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप पूरी बॉडी के मास को रखा हुआ मान सकते हो। ठीक है ना, अगर आप उसके जरा सा भी इधर उधर रखोगे तो ये गिर जाएगी। ठीक है ना, अगर आप इस बॉडी को इसके सेंटर ऑफ मास पर रखोगे तो ये टिक जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप किसी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर रखेंगे तो ये रखी रहेगी, और इसके जरा सा भी इधर उधर रखेंगे तो ये रोटेट होकर गिर जाएगी। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है ना, जहां पर पूरी बॉडी के मास को रखा हुआ मान सकते हैं, ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब कुछ डिफरेंट बॉडी के आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है यूनिफॉर्म रॉड। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? उसकी मिडिल पॉइंट पर। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल पॉइंट पर होगा। ठीक है ना, कितनी डिस्टेंस पर होगा? L/2 लेंथ पर। ठीक है, इसके बाद कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमारे पास में है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जहां पर इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, किसी ट्राइंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? जहां इसके 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके सेंटर से 4r/3 डिस्टेंस पर। ठीक है, इसके बाद हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पर। ठीक है, और एक कॉन है, यह है सॉलिड कॉन। ठीक है, सॉलिड कॉन में उसके बॉटम से h/4 हाइट पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पर h इसकी हाइट है। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है एक बार। ठीक है, और इसमें पूछा गया था, हम लोगों ने देखा इसके बेस से कितने ऊपर होगा, उसमें पूछा गया था वर्टेक्स से कितना नीचे होगा। तो ये डिस्टेंस h/4 है, तो ये कितना होगी? 3h/4। ठीक है ना, इनमें से कुछ बॉडी के हम लोग फाइंड करेंगे, कुछ के हमें डायरेक्ट याद रखते हैं। ठीक है ना, याद हमें सभी के रखने हैं, लेकिन कुछ बॉडी के हम आपको यहाँ पर फाइंड करके भी दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, ये वाली साइड है A, ये वाली साइड है B, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है h। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, जिसकी पोजीशन क्या होगी? h/3 B+2A/B+A। ठीक है, ठीक है ना, बहुत सारे मास है, पॉइंट मास है M1 M2 M3 M4। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1/1 x2/2 x3/3 x4/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x बार इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 m4 x4 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, और y बार, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1/1 प्लस m2/2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, ये भी गिवन है 2 मीटर। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, आपको इस टाइप की बॉडी है और आपको फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। ठीक है, देखो, अगर हम इस टाइप के 2 डायमेंशनल फिगर दिए हों तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 ओवर A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड y बार इक्वल टू A1/1 A2/2 ओवर A1 प्लस A2 प्लस A3। अब आप ये देखो A1 A2 A3 क्या है यहाँ पर? आप इस डायग्राम को देखो और आप ये देखो ये कितने सेपरेट एरिया से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसको कर सकते हो 2 सेपरेट एरिया, एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला एरिया हो गया A1। ठीक है, और दूसरा एरिया ये वाला हो गया, ये वाला एरिया हो गया A2।
ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा इतनी कि नहीं आ रही? ठीक है, ये वाला हो गया A1, ये वाला हो गया A2। अब x1 y1 x2 y2 क्या है? ये जो एरिया A1 A2 है इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 और 3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? 1 तो 1,7। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो 1,7 हो जाएंगे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1/1,3। ठीक है ना? अब आप ये देखो, अब हम सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो x बार इक्वल टू क्या आएगा? A1 x1। ठीक है, A1 कितना आएगा? A1 एरिया देखो, A1 एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया A1 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12। ठीक है, A2 एरिया कैसे फाइंड करेंगे? A2 एरिया ये भी हो जाएगा 2 इंटू 6 ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा सबको? अब आप ये देखो, x बार क्या होगा? A1 x1। ठीक है, 12 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 12 प्लस A2 x2। ठीक है, A2 x2, A2 कितना दिया? 12 और x2 दिया है 1। ठीक है ना? तो ये भी हो जाएगा 12 ओवर कितना आएगा? A1 प्लस A2, 12 प्लस 12 24। ठीक है, तो x बार आ जाएगा 1। ठीक है ना? x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप देखो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट y बार इक्वल टू A1 y1। ठीक है, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36 प्लस A2 बाई 2। ठीक है, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, डिवाइड बाई 24 कहां पर होंगे? 1,5। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे 1,5 पर। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है ना? इस सिस्टम का आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आप ये देखो, ये सिस्टम कितने एरिया से मिलकर बना है? सेपरेट एरिया। इसमें आपको 3 सेपरेट एरिया दिखाए जा रहे हैं। या तो आप ये कोई भी आप 3 ले सकते हैं, ये वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, एक एरिया हो गया A1, दूसरा एरिया हो गया A2 और थर्ड एरिया हो गया A3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही? आप चाहते तो ये वाला भी एरिया ले सकते थे, एक ये वाला एरिया और 2 ये वाले एरिया, कुछ भी आप ले सकते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही? इतनी कि नहीं आ रही? A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 6 ये हो जाएगा 12। A2 की वैल्यू भी क्या होगी? 2 इंटू 6 ये भी होगा 12। ठीक है, और A3 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, A1 और A3 आ गया। A2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये कितना दिया है? टोटल है 6, ये है गया 4 तो ये बचेगा 2। 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये तीनों एरिया आपने फाइंड कर लिए। यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं ये बताओ? A1 A2 और A3 की वैल्यू फाइंड करना। चलो, अब आप ये देखो, फर्स्ट एरिया के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कहां पर होंगे? जहां इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक है ना? अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? टोटल है 6 तो उसका हाफ कितना होगा? 3। ठीक है, ये टोटल है 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1। अब ये बताओ, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट वाले एरिया के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। 6 यहां से, ये है 4 ये है 2, टोटल है 6, इसका आधा हो जाएगा 3। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 3। किसके लिए? A3 के लिए। और ये हाइट कितनी होगी? टोटल है 2 ये हो गया 1। ठीक है ना? इतना है 1, 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 प्लस 2 हो गया 7। ठीक है, तो 3 एंड 7 आ रही बेटा। ठीक है, तो x बार क्या होगा?
सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार इक्वल टू a1 x1, ठीक है, 12 इंटू 3 36 प्लस a2 x2 8 इंटू 1 8 प्लस a3 x3 12 इंटू 3 36 ओवर टोटल एरिया कितना है 12 प्लस 8 20 किया जाएगा 32 प्लस 12 32 बाई 2। बाई बार क्या आएगा, बाई बार देखो x a1 बाई 1, ठीक है ना, a1 बाई 1, a1 कितना दिया 12, बाई 1 कितना है 1, ये हो जाएगा 12, a2 बाई 2, a2 है 8, ठीक है, 8 इंटू 4 किया जाएगा 32 प्लस a3 बाई 3, ठीक है, a3 कितना दिया, a3 दिया 12 और बाई है 7, ठीक है, कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 30। तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5/2 एंड 4। ए टी सेक्शन इज मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्म रॉड को लेकर टी सेक्शन बनाया गया है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इस टी सेक्शन का सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में। और ये बनी कैसे है टी सेक्शन, बाय यूज ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, कुछ इस तरह की रॉड ली गई होंगी, एक रॉड ये है, इसके ऊपर एक और रॉड रखती, ठीक है ना, इस तरह से बनाया गया है एक टी सेक्शन। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है, इस तरह का एक टी सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है। ये वाली लेंथ दी है 2l और ये वाली लेंथ, अभी हमने इसको मान लिया ओरिजिन, ठीक है, इसको ले लिया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब आप ये देखो, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना अधिक मास होगा, ये बात आप समझते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड में जितनी अधिक लेंथ होगी उतना अधिक मास होगा। तो आप ये देखो, अगर इस रॉड का मास है 2m, ठीक है ना, तो ये 2m मास कहां पर रखा हुआ माना जाएगा, इसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा 2m मास का, इसके मिडिल पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये ओरिजिन ले लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड l, ठीक है, और इसके ऊपर ये रॉड रखी है, मतलब मिडिल पॉइंट पर रखी होगी तभी इस पर टिकी हुई है, ठीक है ना। इसका मास कितना होगा, अगर l लेंथ का मास है m तो 2l लेंथ का मास हो जाएगा 2m, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जितनी बड़ी रॉड उतना अधिक मास। हो रहा है क्लियर। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 एंड 2l, ठीक है, x कोऑर्डिनेट हो गया 0, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2l। अब आप इसमें देखो, आप क्या रखा हुआ मान सकते हो, ये हो गया ओरिजिन, इसमें एक रखा है 2m मास, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और l, ठीक है, इसके ऊपर एक और मास रखा है m, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 0 और 2l, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो इसके y कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y बार इक्वल टू m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो आप ये देखो, m1 की वैल्यू है 2m, बाई 1 कितना दिया l, प्लस m2 की वैल्यू है m, बाई 2 कितना दिया 2l ओवर m1 प्लस m2, 2m प्लस m हो जाएगा 3m, ठीक है, कितना आ जाएगा इससे, यह आ जाएगा 4ml ओवर 3m, m से m कैंसिल हो गया, 4l ओवर 3, ठीक है, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 4l ओवर 3, ठीक है, तो यही इसकी पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। ए से कितने ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, कितनी डिस्टेंस पर होगा 4l/3, ठीक है।
अब आप ये देख लो इसमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, पॉइंट P पर फोर्स लगाते हैं F, ठीक है ना। तो पॉइंट P की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में क्या होगी जिससे ये केवल ट्रांसलेटरी मोशन करे विदाउट रोटेशन। तो आप ये देखो, ठीक है, ये एक बॉडी है, अब आपने इसके किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगाया, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएंगे तो ये करेगी ट्रांसलेटरी मोशन। देखो ये सेंटर ऑफ मास होगा तो ये हो रहा है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। अगर आपने यहां लगाया तो ये देखो रोटेट कर गई, ठीक है। चलो इसमें आप ये देखो, ये दिया 0 0, ये दिया 1 0, ठीक है ना। मतलब यहां से लेके यहां तक कितने मीटर होगा 1, ठीक है ना। इसको हम दो सेपरेट एरिया बनाते हैं, एक एरिया ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा एरिया ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाली साइज कितनी है 1 मीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी देखो 1 2, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 2, ये होगा 2, क्लियर है इतना। और ये वाला होगा 1, ठीक है। यहां से यहां तक दिया है 3, यानी ये कितना होगा 1, ठीक है। और ये दिया है 2 3, यानी ये वाला कितना होगा टोटल 3, ठीक है। अब आप ये देखो, ठीक है, यहां से यहां तक हो जाएगा 2। हाँ, अब आप ये देखो, अब हमें निकालने हैं दो एरिया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ठीक है ना। A1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 इक्वल टू 1 इंटू 2, A1 आ जाएगा 2, और A2 कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, ये भी आ जाएगा 2, क्लियर है बेटा। चलो अब आप ये देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, जहां इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1/2 और वाई कोऑर्डिनेट 2 का हाफ यानी 1/2 एंड 1, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस तरह से ये वाला होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 2, ये हो जाएगा 1, और हाइट कितनी होगी 2 प्लस हाफ यानी 5/2, ठीक है। इतना सबने फाइंड कर लिया, ये बताओ सबका ठीक है बेटा इतना। चलो अब हमें फाइंड करना है एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। A1 x1 1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 प्लस A2 x2, ठीक है, 2 इंटू 1 ये हो गया 2 ओवर A1 प्लस A2, ठीक है 4, तो ये तो आ जाएगा 3/4, और बाई बार की वैल्यू क्या होगी A1/2, 2 इंटू 1 ये हो गया 2 प्लस A2/2, A2 की वैल्यू है 2/2 है 5/2, ये आएगा 5, ठीक है, ओवर 4, तो ये आ जाएगा 7/4। देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं इसको आप देखो, दो बॉडी हैं, इनके मास है m1 और m2, ठीक है, ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब आप ये बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी इनके बीच में होगा ना, ये होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर m1 भी चलने लगे वेलोसिटी है v1, m2 चलने लगे वेलोसिटी है v2, ठीक है ना। m1 यहां पर आ गया, m2 यहां आ गया चल के, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा तो होगा नहीं कि सेंटर ऑफ मास पीछे छूट गया और दोनों बॉडी आगे निकल जाए। अगर दोनों बॉडी मूव करेंगी तो सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, ठीक है। देखो ये डस्टर है, ठीक है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अगर ये डस्टर यहाँ मूव कर गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो अगर बॉडी मूव करेगी तो सेंटर ऑफ मास भी इसका मूव करेगा, ठीक है ना।
तो इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाएगी v इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और भी बॉडी हो तो आप ऐड कर सकते हो, ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। और अगर ये दोनों बॉडी एक्सीलरेट हो रही हो, इनके एक्सीलरेशन हो a1 a2, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो m1 v1 कितना आ जाएगा 20 प्लस m2 v2 ये कितना आ जाएगा 40, m1 प्लस m2 हो गया 10, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। आ रही बेटा बात समझ में इतनी? चलो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाए, बॉडी दोनों यही है, ठीक है। ये है 2 किलोग्राम, दूसरी बॉडी है 8 किलोग्राम, लेकिन अगर ये बॉडी किसी एंगल पे चलने लगे, ठीक है, एक बॉडी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। दूसरी बॉडी जा रही है 53 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। वेलोसिटी वही है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला जाए फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? देखो बेटा, जब भी इस तरह का केस होगा तो आपको वेलोसिटी के करने पड़ेंगे दो कंपोनेंट, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप ये देखो, ये हो गया Vx1 और ये वाला कहलाएगा Vy1, ठीक है। Vx1 की वैल्यू क्या होगी 10 cos 37, ठीक है, यानी 10 इंटू 4/5 इक्वल टू आ जाएगी 8, ठीक है। और Vy1 की वैल्यू क्या होगी 10 sin 37 डिग्री, ठीक है ना, यानी 10 इंटू 3/5 इक्वल टू आ जाएगा 6। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, v के दो कंपोनेंट करना है, x और y डायरेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ करते हैं, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 53 डिग्री है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट कहलाएगा Vx2 और y डायरेक्शन में कहलाएगा Vy2, ठीक है। Vx2 की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू, ठीक है, 5 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, और Vy2 क्या होगा 5 इंटू 4/5, 5 साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू 4/5 इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास Vx बार, ये हो जाएगा m1 Vx1 प्लस m2 Vx2 ओवर m1 प्लस m2। अगर और भी बॉडी होती तो आप इस तरह से लिखते, ठीक है ना। और ध्यान रखना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन के साथ देखना है, ठीक है ना। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है, या जनरल जो साइन कन्वेंशन होता है, ये आप पॉजिटिव ले लो, इसके अपोजिट नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ऐसे ही आप Vy की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो Vx क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास Vx बार क्या होगा m1 2 Vx1 8, ठीक है। ये हो जाएगा 16 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 3, कितना हो जाएगा
24 ओवर m1 प्लस m2 10, ठीक है, ये हो जाएगा 40 ओवर 10 यानी 4। बिल्कुल ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं v बाई बार, m1 v बाई 1, m1 की वैल्यू है 2, v बाई 1 कितना है 6, ठीक है ना, 6 फाइंड किया था ना। तो आप ये देखो 2 इंटू 6 हो गया 12 प्लस 8 इंटू 4 ओवर 10 कितना आ जाएगा 44 ओवर 10, ये होगा 4.4, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v इक्वल टू 4i कैप प्लस 4.4 j कैप, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं मॉड v इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर। आउटर सर्किल का मास है 6m, बाकी सभी के मास गिवन है m, m, m और m, ठीक है। देखो एक ड्राइंग बनाई गई है, इसमें इंक का इस्तेमाल किया गया, जो आउटर सर्किल है उसमें जो इंक यूज हुई है उसका मास है 6m, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को किसी भी टाइप से पूछे, चाहे इंक दे दें या बॉडी दे दें, ठीक है ना, हमें मतलब है केवल मास से। तो आउटर सर्किल का मास है 6m, इनर सर्किल का मास है m, और ये जो रॉड है इनका मास भी है m, ठीक है। सबके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है ना। आउटर सर्किल और जो आउटर सर्किल है और जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, आउटर सर्किल और वर्टिकल लाइन, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, ठीक है ना। इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट गिवन है, कितने कितने हैं, माइनस ए, ठीक है, इसका होगा माइनस ए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए, ठीक है, और इसका गिवन है 0 माइनस ए, ठीक है। आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसमें कौन सा एक्स बार फाइंड करना है कि वाई बार, इसमें वाई कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लो, ठीक है। तो वाई बार क्या होगा m1 बाई 1, ठीक है, m1 ले रहे आउटर सर्किल को 6m इंटू 0, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का क्या होगा m इंटू 0, ठीक है। इसका क्या होगा m इंटू ए प्लस इस वाले का क्या होगा m इंटू ए, ठीक है। और इसका क्या होगा, इस वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 0 माइनस है, तो m इंटू माइनस है प्लस m इंटू माइनस है ओवर 10m, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, m a से m a कैंसिल हो गया, यह जाएगा a बाई 10, ठीक है। आंसर होगा इसका a बाई 10। हमारे पास डिस्क है और इसकी रेडियस गिवन है आपको 2r, इसकी रेडियस है 2r, इसके साथ r रेडियस की एक डिस्क इस तरह से रखते हैं, इसके ऊपर आपको एक डिस्क और रखना है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है r, कि दोनों की पेरीफेरी जो है वो टच करती हो, ठीक है। आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, कहां पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से, इसको आप देख लो, देखो ये आपको दिखाई दे रही है एक डिस्क, ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, ये एक डिस्क है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक दूसरी डिस्क को यहां पे रखा, ठीक है ना, किस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है ना।
एक और डिस्क आपने रख दी यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रही, ठीक है। एक डिस्क है जिसकी रेडियस है 2r, उसके ऊपर r रेडियस की डिस्क आपने इस तरह से रख दी, ठीक है। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है कहां पर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा ना? एक 2r रेडियस की डिस्क है, उसके ऊपर आपने r रेडियस की डिस्क रख दी, ठीक है, जिसकी थिकनेस इक्वल है, मटेरियल भी एक सा है, और आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर छोटी वाली डिस्क का मास है m, बड़ी डिस्क का मास है m डैश, तो m और m डैश में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो वैसे तो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि अगर हम एक बड़ी वाली डिस्क में से एक r/2 रेडियस का पोर्शन फाइंड करते हैं तो उसका मास होता है m/4, ठीक है ना, या इसका मास m है तो इसका मास 4m, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए हमेशा, लेकिन फिर भी हम आपको बताया दे रहे हैं कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपको टोटल 3 टाइप की बॉडी पढ़नी है। एक होती है लीनियर बॉडी, ठीक है, इनका मास डिपेंड करता है लेंथ पर, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज्यादा मास होगा, ठीक है। दूसरे टाइप की बॉडी होती है जिसका मास डिपेंड करेगा उसके एरिया पर, ठीक है, ये वाली बॉडी हो गई, इसका मास भी डिपेंड करेगा इसके एरिया पर, ठीक है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा मास। और थर्ड टाइप की बॉडी होती है जिनका मास डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम पर, ठीक है, कोई भी सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, जितना अधिक वॉल्यूम होगा उतना अधिक मास होगा। तो डिस्क क्या होगा, डिस्क का मास किस पे डिपेंड होगा, एरिया पर, ठीक है। बड़ी डिस्क का एरिया कितना होगा, m डैश इक्वल टू, इसका मास डिपेंड करेगा इसके एरिया पर, एरिया कितना होगा पाई 2r का स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और छोटी डिस्क का मास m इक्वल टू किस पे डिपेंड होगा, इसके एरिया पर, पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये आप देखो पाई r स्क्वायर का मास है m, तो 4 पाई r स्क्वायर का मास कितना होगा, तो m डैश इक्वल टू आ जाएगा 4m, ठीक है। तो अगर आउटर डिस्क का मास है 4m, तो अंदर वाले डिस्क का मास होगा m, ठीक है। ये बात बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम क्या करते हैं, बड़ी वाली डिस्क के मास को हम ओरिजिन पे रखा हुआ मान लेते हैं, ठीक है, x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे 0 0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये देखो r0, ऐसे ही होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r0, ठीक है। अब आप इसमें इसको आप रीड्रॉ कर लो, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। 4m मास की बॉडी को कहां रखा हुआ मानोगे, इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो एक 4m मास की बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 0, और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m, इसके, ठीक है ना। और इसको कहां रखा हुआ मानोगे, इसके सेंटर पर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है r0, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बार इक्वल टू m1 x1 0 हो गया, m2 x2 mr, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा m प्लस 4m, आ जाएगा 5m, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, x बार की पोजीशन क्या होगी r/5, और y बार क्या होगा 0, ठीक है। तो आप ये देखो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, इसकी बड़ी वाली डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस होगी r/5, और छोटी वाली डिस्क के सेंटर से कितनी डिस्टेंस होगी 4r/5, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। फिर से एक बात देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या किया था, इस डिस्क के ऊपर एक और पोर्शन रखा था, ठीक है, डिस्क के ऊपर आपने डिस्क को रखा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में इस पोर्शन को आपने बाहर निकाल के अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की डिस्क आपको दिखाई देगी, बचे हुए पोर्शन का आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। इस तरह के कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई एक पोर्शन निकाल के रिमूव करते हैं, तो आपको फिजिकली कभी भी वो पोर्शन निकाल के अलग नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। फिजिक्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग चैप्टर में आते हैं,
इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। देख लो होता क्या है इसमें, आपको क्या करना, देखो पहले डिस्क थी, इसका मास हो गया 4m, जो पोर्शन आपने निकाला है उसका मास कितना हो जाएगा m डैश, ठीक है ना। अगर सॉरी इस वाले का मास है m, तो आउटर का मास कितना है 4m, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि अगर एक कंप्लीट डिस्क होती, अगर हमने ये पोर्शन नहीं निकाला होता, ठीक है, अगर हमने डिस्क में से ये वाला पोर्शन नहीं निकाला होता तो इसका मास कितना है 4m, ठीक है। और आपने ये वाला मास निकाल दिया, इस मास की वैल्यू कितनी है m, तो आप लोग कहेंगे सर इसका मास बचेगा 3m, ऐसे ही बोलोगे ना, ठीक है। और ये डिस्क भी नहीं लग रही, पता नहीं कुछ अलग टाइप की डिस्क आपको दिखाई दे रही। तो फिजिक्स में एक बात याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको फिजिकली वो पोर्शन निकालना ही नहीं है, बल्कि आपको एक और डिस्क, इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रखनी है जिसका मास नेगेटिव है, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि एक 4m मास की डिस्क है और इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव मास की डिस्क रख दी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव तो मास होता ही नहीं है, तो हम इसको इमेज तो कर सकते हैं। हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इतने पोर्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव मास मिले और मास यहां से गायब हो गया, ठीक है। कि इतने मास के ऊपर अगर हम एक नेगेटिव मास रखते हैं तो मास के ऊपर नेगेटिव मास रखने से इतना पोर्शन गायब हो जाएगा, ठीक है, इतना पोर्शन गायब हो जाएगा, ये पोर्शन। अब आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मास के ऊपर नेगेटिव मास रख रहे हैं, ठीक है। तो पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप केवल ये वाले मास को नेगेटिव मास मान लो, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन उसी टाइप से आप सॉल्व कर लो। ये हो गया नेगेटिव मास, ठीक है ना, एक्स बार इक्वल टू 0, यहां पर हो जाएगा माइनस एम आर, और नीचे क्या आएगा 4m माइनस एम, ठीक है। कितना बचेगा, कितना बचेगा 3m, ठीक है। ये क्या आ जाएगा माइनस आर ओवर एम, से एम कैंसिल हो गया, माइनस आर ओवर 3, और माइनस आर ओवर 3 का मतलब सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो पोर्शन हमने रिमूव किया है उससे दूर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो पोर्शन ये वाला पोर्शन पहले ओरिजिन था, ये था 0 0, अब सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो गया, कितनी डिस्टेंस पर माइनस r/3 और 0 पर, ठीक है।